हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल, फिर से एक बार आप लोगों को मेरे चैनल अब्दुल लॉ क्लासेस में स्वागत करते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इन शॉर्ट सीपीसी 1908। तो दोस्तों, वीडियो तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो इस वक्त LLB 4th सेमिस्टर, BLLB 8th सेमिस्टर और जुडिशियरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सीपीसी से हर साल प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जो मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग जान सकते हो। और प्रैक्टिस करते वक्त भी सीपीसी की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि हर कदम पर प्रैक्टिस के वक्त आपको सीपीसी चाहिए ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, ताकि सीपीसी की कोई भी क्वेश्चन के आंसर आप बहुत आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर कोई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर हम इसके साइटेशन की बात करें, ऐसे BR में लिखा होता है एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, मतलब ये 1908 में बनने वाला 5 नंबर का एक्ट था। अगर हम CPC की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में यूनिफॉर्मिटी टू सिविल प्रोसीजर के लिए पहले कोई एक्ट नहीं था। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ सर चार्ल्स वुड, Legislative Council of India enacted Code of Civil Procedure 1858, which received the assent of Governor General on 23rd March 1859। मतलब 1859 से पहले इंडिया में यूनिफॉर्मिटी के लिए कोई सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था। फिर सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1858। अब हम बात करेंगे CPC 1908 कब इनैक्ट हुआ था और कब इन्फोर्स में आया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखिए और याद जरूर रखिए। इनैक्टमेंट डेट ऑफ CPC 21 मार्च 1908। कमेंसमेंट डेट ऑफ CPC 1 जनवरी 1909। मतलब 1 जनवरी 1909 में ये वाला एक्ट इन्फोर्स में आया था। मतलब 1 जनवरी 1909 में ये एक्ट लागू हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ CPC 1908। दोस्तों, ये जो एक्ट है ये प्रोसीजर लॉ है। जैसे आपने सुना होगा सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजर लॉ होता है। जैसे सब्सटेंटिव लॉ IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एटसेट्रा। ठीक उसी तरह प्रोसीजरल लॉ होता है, जैसे CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एटसेट्रा। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, डिटरमाइन करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन, और प्रोसीजर लॉ उन राइट्स और ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स में लाते हैं। प्रोसीजर लॉ उन राइट्स और ऑब्लिगेशन को लागू करने में डील करता है जिसकी बात सब्सटेंटिव लॉ में की गई हो। तो दोस्तों, CPC एक प्रोसीजर लॉ है। CPC का काम है किसी भी राइट्स और ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स में लाना या लागू करना, जिसकी बात सब्सटेंटिव लॉ में की गई हो। अब हम बात करेंगे CPC की डिवीज़न की। CPC को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला जो भाग है 158 सेक्शन, फर्दर डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। ये 158 सेक्शन डील करता है पार्टीज की सब्सटेंटिव राइट और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से संबंधित है। इसमें और एक बहुत ही अहम बात यह है कि इस सेक्शन को अमेंड कौन कर सकता है। इसको अमेंड करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा जो भाग है, फर्स्ट शेड्यूल, जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स है। ये जो 51 ऑर्डर्स है ये प्रेस्क्राइब करता है इंडिया में सिविल प्रोसीजर का मेथड क्या होगा, प्रोसीड्योर क्या होगा। आप देखते हैं ये 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स अमेंड कौन कर सकते हैं। इनको अमेंड करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट के पास है।
अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी, जो कि है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। अगर हम शॉर्ट टाइटल देखें तो इसका शॉर्ट टाइटल रखा गया द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908। अब देखेंगे कमेंसमेंट कब हुआ था। ये कमेंसमेंट हुआ था 5 जनवरी 1909 में, मतलब 5 जनवरी 1909 में ये एक्ट इन फोर्स में आया था। अब हम देखेंगे सीपीसी कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है। सीपीसी होल इंडिया में एक्सटेंड होता है, सिर्फ स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज को छोड़कर। सीपीसी पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है। भाई ये तो हमने देख लिया कि सीपीसी स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर कॉन्सर्न गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा या ऑफिशियल गैजेट के द्वारा सीपीसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, या सीपीसी के कुछ पार्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, और या तो पूरे नागालैंड में एक्सटेंड कर सकते हैं या नागालैंड के कुछ हिस्से में एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे ही या तो पूरे ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड कर सकते हैं या ट्राइबल एरियाज के कुछ हिस्से में एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ देख लिया कि सीपीसी को स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरियाज में भी एक्सटेंड किया जा सकता है बाय नोटिफिकेशन की द्वारा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी। यह जो शब्द ट्राइबल एरियाज यूज किया गया है, इसका मतलब यह है जो टेरिटरी 21 डे ऑफ जनवरी 1972 से तुरंत पहले असम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि रेफर्ड किया गया है 20th पैराग्राफ ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये सवाल पहले भी प्री में पूछा जा चुका है और आगे भी प्री में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सीपीसी की सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है अमिंदिवी इसलैंड एंड द ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम एजेंसीज, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। यहाँ जितने भी नाम है इनके ऊपर सीपीसी अप्लाई होगी बिना कोई प्रतिकूल डाले। किसके ऊपर? अगर सीपीसी की लागू के ऊपर यहाँ पर पहले से कोई रूल और रेगुलेशन बनाई हुआ है तो उनके बिना कोई प्रतिकूल डाले यहाँ सीपीसी अप्लाई होगी। मतलब सीपीसी की एप्लीकेशन के लेकर अगर यहाँ पर पहले से कोई रूल या रेगुलेशन है तो उनके ऊपर कोई भी प्रतिकूल डाले बिना ही यहाँ सीपीसी अप्लाई होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सीपीसी में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।